नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों सुर्खियों में हैं। सबसे पहले देखो, चंडीगढ़ को लेके डिस्प्यूट बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, क्यों ये इशू सुर्खियों में आया, इतिहास क्या है, नया क्या हुआ है। दूसरा इशू आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हिंदी एज ए लिंक लैंग्वेज से संबंधित, इसको लेके भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के एक बयान के बाद। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे, जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस पर कोई अच्छा आर्टिकल आएगा, हिंदू में तो आया नहीं, लेकिन इंडिया टुडे में एक अच्छा आर्टिकल इस पर पब्लिश हुआ और फिर 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करके ठीक ठाक बनता है। क्या है वो तो बता दूं मैं। ये है कि देखो, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ना, इनसे इंडिया क्या कुछ सीख सकता है। श्रीलंका में आपको पता है भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये तो हमने डिस्कस किया क्यों श्रीलंका इन इकोनॉमिक क्राइसिस तक पहुंचा, लेकिन इंडिया क्या लेसन्स सीख सकता है इन क्राइसिस से, ताकि इस प्रकार के इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश में ना आए। तो ये इशू हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट है, फैक्ट्स आर फैक्ट्स विल नॉट डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ योर लाइक्स। फैक्ट्स तो देखो फैक्ट्स ही रहेंगे ना, कोई इसे पसंद करे या फिर ना करे, फैक्ट्स तो उससे चेंज नहीं हो सकते ना। जैसे चंडीगढ़ का ही मान लीजिए, चंडीगढ़ फिलहाल यूटी है, इसे कोई पसंद करे या फिर ना करे, लेकिन ये तो फैक्ट है। आप इसे फिलहाल तो चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसी से संबंधित हमें आज आर्टिकल डिस्कस करना है पहला, इसलिए ये एग्जाम्पल याद आया। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चंडीगढ़ के इश्यू से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो, हाल ही में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे खुद इंट्रोड्यूस किया था पंजाब के सीएम भगवंत मान ने। रेजोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से यह डिमांड की गई थी कि चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को ट्रांसफ़र किया जाए। इसके अगेंस्ट हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सिमिलर लाइंस पर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। देखो, चंडीगढ़ आज के समय में जॉइंट कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की, लेकिन चंडीगढ़ को लेकर कई बार विवाद सामने आता है और दोनों हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ को लेकर अपना दावा ठोकते रहते हैं। हम चंडीगढ़ के इस पूरे इशू को इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ को देखो प्लांट सिटी भी कहा जाता है। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इस सिटी को डेवलप किया गया लाहौर को रिप्लेस करने के लिए। पहले लाहौर पंजाब की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद आपको पता है लाहौर पाकिस्तान के पास चला गया। तो बात आई कि पंजाब की एक नई कैपिटल इस्टेब्लिश की जाए, चंडीगढ़। तो इसे डिज़ाइन किया गया था ली कॉर्बुजियर के द्वारा, जिनका साथ दिया गया जिनेरेट के द्वारा। कहाँ पर है, देखो 3 स्टेट्स के बॉर्डर पर है चंडीगढ़, शिवालिक हिमालयाज की फुट हिल्स में है। आप लोकेशन देखिए, ये पंजाब है, ये हरियाणा और हिमाचल, तीनों के बॉर्डर पर है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है चंडीगढ़ की। और जब चंडीगढ़ को इस्टेब्लिश किया गया था ना, तो हिमालयस के फुट हिल्स पर उस समय अंबाला डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। वैसे आज भी हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है अंबाला। तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के खरर तहसील के विलेज से लैंड लिया गया था और वहाँ पे चंडीगढ़ को इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1953 से लेकर 1966 के बीच में अनडिवाइडेड पंजाब की कैपिटल थी चंडीगढ़। लेकिन आपको पता है 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। हिंदी भाषी जो थे अनडिवाइडेड पंजाब में, उनको काट के अलग से राज्य बना दिया गया हरियाणा। इसके बाद देखो फर्दर 1971 में पहले हिमाचल प्रदेश एक यूटी हुआ करता था। तो पंजाब में कुछ पहाड़ी एरियाज थे, उन पहाड़ी एरियाज को मिला के और एचपी एज ए यूटी को मिला के एक स्टेट बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। 1971 की ये बात है। तो तब से लेके अभी तक 1966 से लेके अभी तक चंडीगढ़ जो है वो जॉइंट कैपिटल है हरियाणा के भी पंजाब की भी। मतलब दोनों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज चंडीगढ़ में है और सरकार वहीं से चलती है। लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स में ना 1966 के बाद से ही समय समय पर यह डिमांड चलती रहती है कि चंडीगढ़ को पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया जाए पंजाब को, और पूरी तरह से पंजाब सरकार का हक होना चाहिए चंडीगढ़ के ऊपर। जैसा कि आपको पता है पंजाब में देखो लंबे समय तक इंसर्जेंसी भी रही,
तो उस इंसर्जेंसी को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो समझौते हुए ना, जैसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, धर्म युद्ध मोर्चा 1985 का, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, मतलब जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुई, समझौते वर्ड को आप अवॉइड कर सकते हो, तो इन मेजर डेवलपमेंट्स में चंडीगढ़ का जिक्र जरूर है। और 1966 से लेके अभी तक 2022 तक पंजाब की असेंबली कम से कम 6 रेजोल्यूशंस पास कर चुकी है चंडीगढ़ के ट्रांसफर करने के लिए पंजाब को पूरी तरह से। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेती है ना जिससे पंजाब को यह लगे कि इससे हमारा जो दावा है चंडीगढ़ के ऊपर से वो कमजोर होगा, तो फिर वो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। जैसे 2008 में पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन इसके बाद विवाद पैदा हो गया था और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपना फैसला वापस ले लिया था। उसी प्रकार से फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कुछ रूल्स को अमेंड किया था। मतलब इस बोर्ड में मेंबर्स कौन होंगे उसके लिए क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया था। परंपरागत रूप से देखो, इस भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोग ही मेंबर बनते थे, लेकिन अब डर यह है पंजाब को कि देश के दूसरे हिस्सों के जो लोग हैं ना, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस बोर्ड में मेंबर बनने लगेंगे, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन अब कही गई है ना इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, हो सकता है कि पंजाब में उस क्वालिफिकेशन के लोग ना हों। तो पंजाब की सरकार ने इसका विरोध किया था। अब एकदम से क्या हुआ है कि पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली ने चंडीगढ़ को लेकर रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब देखो, हुआ ये है, मार्च के एंड में ना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक अनाउंसमेंट की जिसके अनुसार चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में ना जो एम्प्लॉइज हैं, मतलब चंडीगढ़ में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, वो सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंतर्गत आएंगे। मतलब उन पर सेंट्रल सर्विसेज के रूल्स लागू होंगे 1 अप्रैल 2022 से। इससे पहले चंडीगढ़ में काम करने वाले एम्प्लॉइज पर पंजाब सर्विस के रूल्स लागू होते थे। अब कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के बीच में टकराव देखने को मिलता है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ में भी यही चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि चंडीगढ़ में अब एम्प्लॉइज काम करेंगे सेंट्रल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी चलेगी, वो अपना काम करवा सकेंगे। अब इसके बाद देखो, क्वेश्चन ये आता है कि यूनियन गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है चंडीगढ़ को लेके। देखो, 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना, तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि चंडीगढ़ का जो यूटी स्टेटस है ना, वो टेम्परेरी है और बाद में इसे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह डिसीजन फॉर्मलाइज भी हुआ 1970 में। उस समय इंदिरा गांधी ने हरियाणा को प्रोमिस किया था कि हम आपको पैसा देंगे ताकि आप अपनी अलग से कैपिटल इस्टेब्लिश कर सको। इसके बाद 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि चंडीगढ़ को ट्रांसफर कर दिया जाए पंजाब को। लेकिन देखो, लोंगोवाल का असैसिनेशन हो गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद तो आपको पता है पंजाब में मिलिटेंसी का दौर स्टार्ट हो गया। तो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में जो चीज़ें डिसाइड हुई थी वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो सकी, जिसमें से एक थी चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर करना। बट देखो, हाल फिलहाल की जो डेवलपमेंट्स है ना, कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंस करना कि जो एम्प्लॉइज काम करते हैं चंडीगढ़ में वो सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंतर्गत आएंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि अभी से सेंट्रल गवर्नमेंट चंडीगढ़ के यूटी स्टेटस को बरकरार रखना चाहती है। वैसे हरियाणा भी समय समय पर चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के क्लेम को क्रिटिसाइज करता रहता है। जैसे चंडीगढ़ का जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, इस एयरपोर्ट में देखो चंडीगढ़ एज ए यूटी की टेरिटरी भी है और पंजाब की मोहाली सिटी की टेरिटरी भी है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2015 में, लेकिन अभी भी ना इसका कोई नाम नहीं है। पंजाब सरकार इस एयरपोर्ट के नाम में ना मोहाली रखना चाहती थी। हरियाणा ने विरोध किया कि मोहाली क्यों रख रहे हो नाम, मोहाली तो आपकी सिटी है, जबकि इस एयरपोर्ट में 50% स्टेक हमारा भी है। इवन पंजाब की एक टाउनशिप है
जो डेवलप हुई है चंडीगढ़ के साथ लगते मुलनपुर एरिया में, इसका नाम पंजाब सरकार ने रखा न्यू चंडीगढ़। तो इसका भी विरोध किया हरियाणा सरकार ने कि चंडीगढ़ का नाम आप क्यों रख रहे हो अपनी एक टाउनशिप में। अब लास्ट में बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्प्लॉइज और यूनियन हैं उन्होंने देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले का स्वागत किया है। क्यों? क्योंकि देखो जब एम्प्लॉइज सेंट्रल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग अंतर्गत आएंगे ना तो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी रिटायरमेंट एज इंक्रीज हो जाएगी, दूसरे अलाउंसेस उनको ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि पंजाब के एम्प्लॉइज़ के लिए पे स्केल तो ज़्यादा है, बट फिर भी उनको ये अच्छा लगता है कि वो सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंतर्गत आएंगे। और अब तो देखो काफ़ी दशक हो गए एज ए यूटी, चंडीगढ़ ने ना अपना अलग से एक कल्चरल कैरेक्टर डेवलप हो गया है, कर लिया है। यहाँ पर अभी काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आर्मी एयरफोर्स के सेंटर्स हैं। तो चंडीगढ़ कॉस्मोपॉलिटियन सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के यूथ के लिए एक मैग्नेट का काम कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के यूथ को कि वो यहाँ पर आएँ, सेटल डाउन होएं, काम करें। तो सिटी के जो ज़्यादातर रेजिडेंट्स हैं ना वो स्टेटस को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है बस चलता रहे। वैसे भी देखो चंडीगढ़ में जो लोग रहते हैं ना उनसे पूछो कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, वो पंजाब हरियाणा नहीं बोलेंगे, वो अलग से चंडीगढ़ ही बोलेंगे। वैसे देखो एक बात है, चंडीगढ़ को लेके जो ये फाइट है ना हरियाणा पंजाब के बीच, मोर और लेस सिंबॉलिक फाइट है। मतलब लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ में जो लोग रह रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा में या फिर पंजाब में वाइड स्प्रेड डिमांड हो कि चंडीगढ़ ही हमें दे दिया जाए। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि दोनों स्टेट्स के लोग मिलजुल के रहते हैं चंडीगढ़ में, और ज़्यादा तो देखो पंजाब के ही हैं, हरियाणा के कम लोग आपको देखने को मिलेंगे चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ ना वैसे सिटी है, मतलब अच्छी सिटी है, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी इसे जाना जाता है, बट वैसी सिटी नहीं है जैसे हैदराबाद है। हैदराबाद से तो ना रेवेन्यू बहुत मिलता है, इसके लिए फाइट थी आंध्रा और तेलंगाना के बीच में। चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू देती हो हरियाणा या फिर पंजाब को। ज़्यादा ऑफिसेज हैं चंडीगढ़ में, जैसे हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, हरियाणा को ज़्यादा रेवेन्यू पता है कहाँ से मिलता है? गुरुग्राम से मिलता है, फरीदाबाद से, थोड़ा बहुत पंचकुला से, ज़्यादा नहीं, चंडीगढ़ के साथ लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हरियाणा है ना, वो गुरुग्राम और फरीदाबाद के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर इतने सारे ऑफिसेज, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो कंक्लूजन में आप बोल सकते हो जैसा कि चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स चाहते हैं ना स्टेटस को, यही अप्रोप्रिएट पोजीशन है चंडीगढ़ को लेके। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो जो आर्टिकल है ना वो हमारे देश में हिंदी एज ए लिंक लैंग्वेज के बारे में है। मतलब कि जैसे वेस्ट बंगाल का कोई रहने वाला पर्सन है जो बांग्ला बोलता है, वो अगर केरला के रहने वाले पर्सन यानी मलयालम बोलने वाले पर्सन से मिलता है तो वो आपस में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के बजाय हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, यानी हिंदी एज ए लिंक लैंग्वेज। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो 2-3 दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा हिंदी जो है वो अलग अलग राज्यों के लोगों के द्वारा एज ए लिंक लैंग्वेज के इस्तेमाल के तौर पे बोलनी चाहिए, ना कि इंग्लिश से। तो इसके बाद पे बहुत सारे दूसरे राज्यों के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, खास करके साउथ इंडिया के, उन्होंने बोला कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को हमारे ऊपर इम्पोज कर रही है। ट्विटर पर स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन, ये ट्रेंड जो है, ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने लगे। तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। तो इस इशू को देखो हम ना थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करते हैं। थोड़ा समय लगेगा, मतलब कम से कम आधा घंटा चाहिए इस पूरे इशू को अच्छे ढंग से डिस्कस करने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आज आपके पास ये आधा घंटा अवेलेबल है तो आप इस पूरे इशू को आज ही कवर कर सकते हो। अदरवाइज मैं टाइटल में नाम लिख दूंगा हिंदी इशू, तो जब भी आपको ये टाइम मिले ना इस इशू को कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज़ादी के बाद से ही हिंदी का जो इशू है कैसे बार बार सुर्खियों में आता है, क्या कुछ हुआ है, शुरुआत से ही आज़ादी के बाद से ही इस इशू को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का निर्माण हुआ है लैंग्वेज के आधार पर। एक देश एक लैंग्वेज, इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज, पुर्तगाल में
पुर्तगाली लैंग्वेज स्पेन में स्पेनिश। इस प्रकार से अनेकों यूरोपियन कंट्रीज का निर्माण हुआ है लैंग्वेज के आधार पर, एक देश एक लैंग्वेज। बात करें इंडिया की, इंडिया तो आपको पता है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, हजारों सैकड़ों लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। तो आज़ादी के बाद कौन सी लैंग्वेज प्रशासन के द्वारा अपनाई जाए, ये एक बड़ा चैलेंज था आज़ादी के बाद। क्योंकि देखो, अगर आपको प्रशासन चलाना है तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच, स्टेट्स के बीच, सेंटर के बीच, इवन पंचायत के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेंटर स्टेट को खत लिखे एक लैंग्वेज में, बाद में स्टेट सेंटर को जवाब दे दूसरी लैंग्वेज में, कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, विभिन्न टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बात वही कि कौन सी एक लैंग्वेज को चुना जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। देखो, आज़ादी से पहले कांग्रेस का ये व्यू था कि देश की अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये देश की विरासत है, इनको प्रिजर्व करना जरूरी है। कांग्रेस ने ये कहा भी था आज़ादी से पहले कि हम अलग अलग रीजन्स में जो लैंग्वेजेस हैं बोली जाती हैं उनको प्रमोट करेंगे। बट जैसा हमने डिस्कस किया, आज़ादी के बाद यूनिटी का भी फैक्टर था। लीडर्स को लगता था ना सिर्फ एक लैंग्वेज होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा, बल्कि लीडर्स को यह भी लगता था तो पूरे देश में यूनिटी और ज़्यादा मजबूत होगी। बट बात वही, कौन सी लैंग्वेज का चुनाव किया जाए, किस लैंग्वेज को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। एक ऑप्शन था इंग्लिश, कि इंग्लिश को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इंग्लिश के देखो काफ़ी सारे एडवांटेजेस थे। इंग्लिश में लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा रिच था, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इंग्लिश का इस्तेमाल होता था, ट्रेड इंग्लिश में होता था, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज थी, और इवन कॉलोनियल रूल में भी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो इंग्लिश के पास तो बहुत सारे एडवांटेजेस थे। बट देखो, गांधी को ये लगता था अगर हमें इंडियन कल्चर को सहेज के रखना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंडियन कल्चर को सहेज के नहीं रख सकते। तो इंग्लिश लैंग्वेज के पक्षधर नहीं थे गांधी। अब इंग्लिश तो रिजेक्ट हो गई, फिर दो और ऑप्शंस थे, एक हिंदी, दूसरी हिंदुस्तानी। हिंदी देखो रिलेटिवली नई लैंग्वेज थी, लेकिन हिंदुस्तानी पुरानी लैंग्वेज थी। हिंदुस्तानी में पर्शियन और उर्दू के वर्ड्स थे, इसके अलावा दूसरे लैंग्वेजेस के भी वर्ड्स थे हिंदुस्तानी लैंग्वेज में। हिंदुस्तानी लैंग्वेज एकोमोडेटिव थी, आसानी से समझ में आती थी। नॉर्मल बोलचाल में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते थे वो थे हिंदुस्तानी में। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तानी को देश के सभी सेक्शंस के द्वारा स्वीकार किया जाता था। हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, दूसरे सेक्शंस हो, उनको हिंदुस्तानी से कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी और हिंदी में हिंदुस्तानी लैंग्वेज ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। हिंदी लैंग्वेज रिलेटिवली नई थी, हिंदी लैंग्वेज में लिटरेचर इतना ज़्यादा रिच नहीं था, और हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बराबर सपोर्ट हासिल नहीं था हिंदी को। जैसे देखो, आज़ादी से पहले 1925 में कांग्रेस ने अपना संविधान चेंज किया था और ये प्रोविज़न किया था दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा हिंदुस्तानी लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। इवन 3 साल बाद 1928 में नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी ये वकालत की गई थी कि हिंदुस्तानी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, दोनों स्क्रिप्ट्स में, उर्दू में और देवनागरी में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि जब हिंदुस्तानी लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी और कांग्रेस आज़ादी से पहले भी हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात बोल रही थी, तो फिर आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी लैंग्वेज को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? इसका आंसर है कम्युनलाइजेशन। देखो, जैसा हमने डिस्कस किया कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज में उर्दू के भी वर्ड्स थे और पर्शियन वर्ड्स थे। हुआ क्या, आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जो बोलते थे
कि उर्दू जो है वो मुस्लिम्स की लैंग्वेज है। तो देखो, ये बात बोलना कुछ सेक्शंस के द्वारा उर्दू मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, इससे हिंदुस्तानी को काफी नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी में उर्दू वर्ड्स थे। हमारे देश में कुछ लोग जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन, ये कांग्रेस में राइट विंग के नेता थे। ये नेहरू को रिप्लेस करके अध्यक्ष बनना चाहते थे। इन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है इसमें उर्दू वर्ड्स हैं और उर्दू मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, इसलिए हिंदुस्तानी को हम देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनने देंगे, हिंदी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। ऐसी मांग रखी गई पुरुषोत्तम दास टंडन समेत दूसरे कुछ लीडर्स के द्वारा। अब देखो, बात करें हिंदी की, थोड़ा सा तो हमने डिस्कस किया कि हिंदी में लिटरेचर इतना ज़्यादा रिच नहीं था, बट हिंदी के पक्ष में काफ़ी एडवांटेजेस थे। एक तो देखो, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज थी हिंदी हमारे देश में, और जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई छोड़ सकते हो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सिटीज़ में हिंदी को बोला जाता था। डिसएडवांटेजेस तो काफ़ी थे। 50% से कम ही लोग हिंदी बोलते थे, 50% से ज़्यादा लोगों के द्वारा हिंदी नहीं बोली जाती थी। लिटरेचर इतना रिच नहीं था। साउथ इंडियंस में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी हिंदी लैंग्वेज। आखिर में संविधान बनता है। संविधान में क्या प्रोविजन किए गए? संविधान के देखो आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 में यह बोला गया, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में यानी देवनागरी लिपि में इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इसके साथ साथ यह भी बोला गया, आने वाले 15 सालों तक इंग्लिश भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। बनी रहेगा का मतलब यह है, आज़ादी से पहले यानी कॉलोनियल रूल में इंग्लिश देश की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो संविधान जब बना तो यह कहा गया कि हिंदी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में, लेकिन संविधान बनने के 15 सालों के तक इंग्लिश भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। अगर मान लीजिए देश का संविधान बना 1950 में, तो 1965 तक इंग्लिश भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। और यह भी बोला गया आर्टिकल 343 सेक्शन 3 में, 15 साल कंप्लीट होने के बाद पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज संबंधित पॉलिसी के लिए कानून बना सकती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा, आखिरकार ये प्रोविजन किया ही क्यों गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज 15 सालों तक देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी संविधान बनने के बाद? इसका आंसर देखो ये है, साउथ और ईस्ट रीजन के जो लीडर्स थे, काफ़ी सारे लीडर्स, उन्होंने ये मांग की थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, बट हमें टाइम चाहिए। अभी हमें हिंदी आती नहीं है, हिंदी को सीखने के लिए, हिंदी से एडजस्ट होने के लिए हमें टाइम चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक तो है, मतलब टाइम दे दिया गया था संविधान में, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया के लीडर्स काफ़ी सारे वो टाइम चाहते थे और टाइम संविधान में मिल गया था, तो फिर आखिरकार विरोध क्या हुआ, कंट्रोवर्सी क्या जनरेट हुई? कंट्रोवर्सी देखो इसलिए जनरेट हुई, एक बात बोली जाती है, वो लोग जो हिंदी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने जल्दबाजी मचा दी। जैसे जनसंघ के लीडर्स, बीजेपी आपको पता है जनसंघ से निकली है, जनसंघ बीजेपी की पेरेंट पार्टी है, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ये राम मनोहर लोहिया की पार्टी है। तो लोहिया जी और जनसंघ पार्टी के लीडर्स ने यह कहा कि अभी के अभी हिंदी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और इंग्लिश को हटा दिया जाए। यह बात है 1956-57 की, समझ गए ना? वैसे संविधान में प्रोविजन किया गया था कि 15 साल तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी और उसके बाद हिंदी सोल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन 1956-57 के आसपास हिंदी लैंग्वेज को एडवोकेट करने वाले जो लीडर्स थे, उन्होंने जल्दबाजी बचानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा संविधान में ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं ना, इन्हें अभी की अभी इंप्लीमेंट कर दो, 15 साल का इंतजार आप करो ही ना। लेकिन इससे बल्कि साउथ इंडिया के और ईस्ट इंडिया के कुछ लीडर्स में भय पैदा हो गया, भाई नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो तो बाकी रीजन्स के लोगों पर डोमिनेट करने लगेंगे, हिंदी को हमारे ऊपर इंपोज किया जा रहा है जल्दबाजी में।
पहले उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब जल्दबाजी मचाई गई हिंदी के पक्षधर लीडर्स के द्वारा, तो फिर डर पैदा हो गया बाकी रीजन्स के लीडर्स में कि हिंदी को तो हमारे ऊपर जबरन इम्पोज किया जा रहा है। अगर हिंदी एकदम से ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, सोल ऑफिशियल लैंग्वेज अभी से 1956-57 से, तो फिर नॉर्थ इंडियंस जो है पूरे देश में डोमिनेट करने लगेंगे। इसके बाद 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आया। इस कमीशन के अनुसार हिंदी कैन बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज नाउ, यहाँ पे सोल ऑफिशियल लैंग्वेज आप कर सकते हो। तो 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि वो प्रोविजंस जो 1965 के बाद इंप्लीमेंट करने हैं आप अभी से कर सकते हो। उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आया, उसमें भी ये कहा गया कि 1960 से हिंदी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में यह भी बोला गया कि हिंदी क्वालिफाइंग होनी चाहिए यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए। जैसे देखो आज के समय में आप मेंस का एग्जाम देते हो तो आपको हिंदी का एग्जाम देना पड़ता है, क्वालिफाइंग होता है ये। इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी पेपर होता है, वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा है। वो बात अलग है कि देश के सभी लोगों को हिंदी लैंग्वेज का पेपर नहीं पास करना पड़ता, मतलब सबके लिए हिंदी क्वालिफाइंग नहीं है। जैसे अगर कोई तेलुगु स्टूडेंट है तो वो हिंदी के बजाय तेलुगु लैंग्वेज चूज कर सकता है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, जब आप नोटिफिकेशन आती है यूपीएससी की वो आप देख सकते हो। तो जो भी मदर टंग लैंग्वेज है और उस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है तो उसे कैंडिडेट के द्वारा चूज किया जा सकता है एज ए क्वालिफाइंग लैंग्वेज। और इंग्लिश तो है ही एज ए क्वालिफाइंग लैंग्वेज, ऑप्शन मदर टंग लैंग्वेज का है। तो जब देखो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, इसके बाद नेहरू की जो कैबिनेट थी उस कैबिनेट में 2 मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया और भी देश के काफ़ी हिस्सों से प्रोटेस्ट होने लगा। नेहरू ने स्टेटमेंट तो दी कि हिंदी को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा, बट देखो कंट्रोवर्सी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें कहा गया था कि हिंदी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब जो बोला गया था कि 1965 से हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या फिर और भी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको रिमूव किया जाना था 1965 के बाद, वो अब रिमूव की जाती हैं और इंग्लिश में कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी। अब देखो सोचने की बात यह है, आपके मन में आया होगा कि जब साफ साफ बोला गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज भी हिंदी की तरह देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी, तो फिर देश के नॉन हिंदी रीजन्स में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? प्रोटेस्ट देखो हो रहा था मे वर्ड को लेके। ये जो मे वर्ड था ना 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट में, इस वर्ड पर ऐतराज था, आपत्ति थी नॉन हिंदी लीडर्स को। उनका यह कहना था मे वर्ड का मतलब तो यह है कल को हटाया भी जा सकता है इंग्लिश को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राइट्स भी हुए। सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो तमिलनाडु में हो रहा था। इसका देखो एक इतिहास भी है, क्योंकि आपको पता है जस्टिस पार्टी का निर्माण हुआ था तमिलनाडु में और पेरियार काफ़ी ज़्यादा विरोध किया करते थे ब्राह्मणिज्म का। इवन आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में द्रविडिस्तान या फिर द्रविड़ नाडु की मांग भी उठाई गई थी तमिलनाडु के कुछ लीडर्स के द्वारा। द्रविड़ नाडु मतलब सॉरी 4 साउथ इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, इनके द्वारा मिलके एक अलग से देश का निर्माण किया जाए जिसका नाम हो द्रविड़ नाडु या फिर द्रविडिस्तान। तो प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में था। तमिलनाडु में राइट्स भी हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ देखो, 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद प्रोटेस्ट बढ़ गया था। इसी बीच 1964 में नेहरू की डेथ हो जाती है। नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री देखो हिंदी के ज़्यादा पक्षधर थे। उनको ये लगता था एंटी हिंदी जो एक्टिविस्ट हैं उनका विरोध सही नहीं है। शास्त्री को लगता था हिंदी का विरोध करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं उनके कंसर्न्स जेन्युइन नहीं हैं। तो शास्त्री ने
बल्कि और ज़्यादा हिंदी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स थे वो हिंदी में जारी होने लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी गई हिंदी में, यूपीएससी एग्जाम हिंदी में भी कंडक्ट होने लगा। आपने देखा होगा कि प्री या फिर मेंस के जो पेपर हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये शास्त्री के ईरा में स्टार्ट हुआ था। तो शास्त्री ने जब हिंदी को प्रमोट करना स्टार्ट किया और ज़्यादा, तो प्रोटेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ गए। जो एंटी हिंदी एक्टिविस्ट थे, अब उनकी मांगे इस प्रकार से थी कि इंग्लिश लैंग्वेज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए। ये जो वर्ड है जैसे मे, इंग्लिश लैंग्वेज मे कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मे वर्ड हटाया जाए। मे वर्ड मतलब संभावना से संबंधित है। और संविधान को अमेंड भी किया जाए इसके लिए कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बिना किसी टाइम लिमिट के ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। देखो ये सब चल रहा था, इसी बीच क्या होता है, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हो जाता है और इस वार में पूरा देश एकजुट हो जाता है। इस वार के दौरान पूरे देश में यूनिटी देखने को मिलती है। इवन तमिलनाडु, जिसमें प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा था लैंग्वेज को लेके, आज़ादी के बाद जहां पर द्रविड़ नाडु की मांग उठाई गई थी, तमिलनाडु में भी वार के दौरान देश के पक्ष में, सरकार के पक्ष में समर्थन देखने को मिला। उस दौरान ये जो लैंग्वेज का इश्यू था ना वो ठंडा पड़ गया। उसके बाद शास्त्री की भी डेथ हो गई थी 1966 में। फिर प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सजग थी एंटी हिंदी एक्टिविस्ट के कंसर्न्स को लेके। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्री कंसर्न्स नहीं थे, मतलब नेगेटिव नहीं लिख सकते हम लीडर्स के बारे में, लेकिन हाँ इतना जरूर लिख सकते हैं इंदिरा गांधी स्पेशली गई थी तमिलनाडु में, उन्होंने एंटी हिंदी लीडर से मुलाकात की, उनको विश्वास दिलाया कि आपके जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए जाएंगे। उसके बाद देखो 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा विभिन्न स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके एक 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मुलेट किया गया। इन 3 लैंग्वेजेस के फॉर्मूले में क्या था कि स्कूल में बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। अगर देखो नॉर्थ इंडिया का स्टेट्स हैं तो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में देखो हिंदी मदर टंग लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हिंदी सिखाई जाएगी बच्चों को, स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ तीसरी इंडिया की कोई रीजनल लैंग्वेज, वो पंजाबी हो सकती है, साउथ इंडिया की लैंग्वेज हो सकती है, ओडिया हो सकती है, इस प्रकार से 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। और साउथ इंडिया में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। एक तो देखो मदर टंग लैंग्वेज, अगर तेलुगु भाषी रीजन है तो वहाँ पे तेलुगु प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, केरला है तो मलयालम प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी। तमिलनाडु हालांकि देखो एक्सेप्शन था इस 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला में, तमिलनाडु को एक्सेप्शन दी गई थी। तमिलनाडु में सिर्फ 2 लैंग्वेजेस फॉर्मूला को अपनाया गया, तमिल प्लस में इंग्लिश। अब तो देखो 2020 में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को कंटिन्यू किया गया है। अब लास्ट में देखो द हिंदू का एक आर्टिकल हम रिवाइज करते हैं। आर्टिकल इस टॉपिक पर था, क्या हिंदी को देश की सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। सोल मतलब इंग्लिश देश की ऑफिशियल लैंग्वेज ना हो, सिर्फ और सिर्फ पूरा कम्युनिकेशन हो हिंदी में। क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए विपक्ष में तर्क आते हैं, ये कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले एग्जांपल देते हैं सुब्रमण्यम भारती का। सुब्रमण्यम भारती के बारे में बताते हैं कि कांग्रेस के एक प्रमुख मेंबर थे, लेकिन जैसे ही बात निकल के आई कि हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और पेरियार के साथ जाके ये खड़े हो गए थे। इवन राधा जी, सी राजगोपालचारी, जिन्होंने एक समय में मूवमेंट चलाई थी कि हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, बाद में ये भी पलट गए थे। इनकी एक स्टेटमेंट थी कि आखिरकार चाहते क्यों हैं, अगर आखिरकार मतलब इन्होंने भी एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में आके बाद में कहा कि क्यों हम पूरे देश के साउथ इंडियंस को एक प्रकार से सिटीजन्स में रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं कि अगर हिंदी बनाएंगे तो वो डेफिनेटली विरोध करेंगे, अगर हिंदी पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है तो साउथ इंडियंस विरोध करेंगे और देश की यूनिटी जो है वो खतरे में पैदा हो जाएगी। और ये गलती करी थी कांग्रेस ने और उसका नतीजा भुगतना पड़ा था कांग्रेस को 1967 के इलेक्शंस में। और यही गलती अगर बीजेपी रिपीट करेगी तो बीजेपी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंटी हिंदी राइट्स हुए थे 1965 के आसपास, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, काफ़ी डेथ्स भी हुई थी इसमें। बाद में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी हमने डिस्कस किया। और फिर ये सेम बात कहते हैं कि आज
70 साल बाद मतलब ऐसी क्या ऐसा इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, क्या अभी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हिंदी को एक प्रकार से स्टेटस को दूर रख के, जो अभी शांति स्थापित है, स्टेबिलिटी है, उसको दूर रख के हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ये ना सिर्फ काउंटर प्रोडक्टिव भी होगा, बल्कि एक प्रकार से जो लोग हिंदी एडवोकेट कर रहे हैं वो उनकी इनसेंसिटिविटी को दर्शाता है, उनके एरोगेंस को दर्शाता है। फिर ये देखिए कुछ तारीफ कर रहे हैं साउथ इंडिया की, कहते हैं साउथ इंडिया में हिंदी नहीं है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन आया साउथ इंडिया के अंदर में, सर्विस सेक्टर ने कितने अच्छे से ग्रो किया, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पैसे का खर्चा किया हिंदी लैंग्वेज के ऊपर में, लेकिन फिर भी हिंदी लैंग्वेज एक लेवल के ऊपर में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। और जबकि इसके ठीक विपरीत तमिल और मलयालम जो लैंग्वेज हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में आज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए जो हिंदी लैंग्वेज का भी संस्कृताइजेशन कर रहा है, हुआ जा रहा है, मतलब हिंदी लैंग्वेज को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि उनमें संस्कृत जो एक प्रकार से एसेंस है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जबकि और भी ज़्यादा हिंदी के जो रिच डायलेक्टल यानी जो हिंदी से रिलेटेड जो बोली जाती है जैसे मैथिली है, उनको भी दरकिनार किया जा रहा है, जो कि सिर्फ संस्कृताइजेशन हो रहा है लैंग्वेज का। इसीलिए जो हिंदी की डायलेक्ट्स हैं जैसे भोजपुरी, मैथिली, ये अपने आप में मांग कर रही हैं कि इनको भी 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। फिर लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट, सबसे मेन आर्ग्यूमेंट है कि देखिए हमारा देश जो है काफ़ी प्लूरल कंट्री है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, और सरकार को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हिंदी को इम्पोज नहीं करना चाहिए साउथ इंडियन लोगों पे या फिर देश के विभिन्न हिस्सों में। अगला क्या तर्क है? अगला ये कहते हैं कि देखिए नंद किशोर पांडे, द हिंदू को इनकी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं मिली इसलिए ये खाली आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए हिंदी को ये कहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, और ऐसा आर्टिकल नंबर 343 में भी कहा गया है। और ये कहते हैं कि देखिए 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल के अंदर में, तो उसमें से किसी ना किसी को तो बनाना चाहिए ना देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके लिए हिंदी ही सबसे उपयुक्त सोर्स यानी उपयुक्त चॉइस आपके सामने नजर आती है। कैसे? ये कहते हैं कि देखिए 50% पॉपुलेशन जो है आज वो हिंदी बोलती है, और 20% नॉन हिंदी स्पीकिंग भी हिंदी को समझ सकते हैं। ये देखिए आप काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देते हैं हिंदी के पक्ष में। ये कहते हैं कि देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी को अगर पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है तो बाकी जो लैंग्वेज हैं वो एक प्रकार से वो लैंग्वेज कर जाएंगी या फिर वो डिग्रेड कर जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हिंदी को पूरे देश पे इम्पोज किया जाए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज मान लीजिए वेस्ट बंगाल के लोग जो लोग बंगला बोलते हैं और केरला के जो लोग मलयालम बोलते हैं वो आपस में मिलें तो वो इंग्लिश के बजाय हिंदी का यूज करें, सिर्फ ये हम चाहते हैं। हम ये कतई नहीं चाहते कि तमिल के लोग जो हैं वो तमिल को छोड़ के हिंदी बोलें, या फिर कर्नाटक के जो लोग हैं वो कन्नड़ को छोड़ के हिंदी बोलें। हम सिर्फ ये चाहते हैं जब दो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग आपस में मिलते हैं तो वो इंग्लिश में बात ना करके वो हिंदी में बात करें। ये इनका सबसे बढ़िया आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद में क्या है, ये कहते हैं कि देखिए आज हिंदी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज कैसे है, यहां पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन उनका जो बेस है 16 करोड़ लोग, देखिए अब एक आंकड़ा ये देते हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी बराबर में ग्रो कर रही है, लेकिन जो बेस है हिंदी का वो काफी कम है इंग्लिश के मुकाबले में। फिर भी जो ग्रो कर रही है अगर देखें तो देखिए 16 करोड़ की एक प्रकार से जो फिगर के हिसाब से ग्रो किया, लेकिन जो बेस था हिंदी का वो सिर्फ था 28 करोड़। ये आंकड़े हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये आज फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है हिंदी की जो लैंग्वेज है। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए हमें गर्व है, ये अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके। ये कहते हैं कि देखिए हमें तमिल पे भी गर्व है, हमें कन्नड़ पे भी गर्व है, हमें मलयालम पे भी गर्व है। इवन काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो साउथ इंडिया की लैंग्वेज से हिंदी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती हैं। और हमारा बिल्कुल वो एक प्रकार से ये हमारा रीज़न नहीं है कि हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम पूरे देश पे इसको इम्पोज करना चाहते हैं। और एक प्रकार से ये कहते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मांग हुई थी हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, ये नॉन हिंदी पीपल के द्वारा भी ये डिमांड आई थी। और उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड आज देश की इंग्लिश वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हिंदी को काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है वहाँ पे, और हिंदी टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हिंदी इंस्टीट्यूट को भी इस्टेब्लिश किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं नागालैंड की, और वहाँ पे जबकि देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ अगर रीजनल लैंग्वेज को सहेज के रखा जाएगा तो इससे तो हमारे देश का कल्चर बल्कि और ज़्यादा आगे जा रहा है। इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश की बजाय अगर हिंदी को हम यूज करते हैं तो बल्कि ये हमारे कल्चर के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। तो ये इनके आर्ग्यूमेंट्स थे। अब एक बैलेंस अप्रोच की तरफ चलते हैं। देखिए ये काफ़ी तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए हिंदी जो है वो एक नेचुरल लैंग्वेज नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स की लैंग्वेज नहीं है। और ये कहते हैं कि देखिए 29 स्टेट में से 20 स्टेट की जो मेजर लैंग्वेज है वो आज हिंदी नहीं है, सिर्फ
9 स्टेट्स की जो लैंग्वेज है वो मेजर जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है। इवन जो 9 स्टेट्स की जो मेजर लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी इनकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज है जिसको ये तवज्जो देते हैं। और तीसरी ये बात कहते हैं कि देखिए अगर हेरिटेज की वैल्यू देखें तो जो ये बाकी लैंग्वेज हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इनकी जो लिगेसी है वो ज़्यादा अच्छी है हिंदी से भी। और हमारा देश जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है। हमारे देश के 8वें शेड्यूल में शुरू में जब बना था संविधान, 14 लैंग्वेज थी, आज तो 22 हो गई हैं, 8 दूसरी भी ऐड कर दी गई हैं। लेकिन जब संविधान बना था, जब 14 लैंग्वेज थी, तो हमारे संविधान में 14 लैंग्वेज को रखा। वो अपने आप में तभी कंस्टिट्यूंट असेंबली का एक प्रकार से वो डिसीजन था कि हमारा देश मल्टीलिंगुअल है और एक लैंग्वेज हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हो सकती। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में ये कहते हैं कि लेकिन देखिए ये सारे आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद आज जो है वो माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। एक स्टेट से लोग दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। गवर्नेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज का होना जरूरी है। तो 22 अगर वो लैंग्वेज देखिए 22 लैंग्वेजेस में से चुननी है तो हिंदी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग तो हिंदी ही बोलते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है जैसे हमने अभी डिस्कस किया। और दूसरा देखिए ये जो है बाद में अगर देखिए कहते हैं कि सिर्फ इस बात पे आप ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा लोगों को द्वारा बोली जाती है। तो ऐसे ही अगर लैंग्वेज को चुनना होता तो आज पूरे वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है वो मैंड्रिन को सबसे ज़्यादा एक प्रकार से तवज्जो दी जाती है। जो चाइना की जो लैंग्वेज है मैंड्रिन, वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन इंग्लिश को वैसे इंपॉर्टेंस इंग्लिश की सबसे ज़्यादा है, बोली जाती है सबसे ज़्यादा मैंड्रिन लैंग्वेज, लेकिन तवज्जो किसको जाती है, इंपॉर्टेंस किसकी है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये कहते हैं कि देखिए ये कोई अपने आप में तर्क नहीं हुआ, ज़्यादा अच्छा तर्क नहीं हुआ कि जो लैंग्वेज हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है तो इसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। फिर ये सेम बातें बोलते हैं कि जो कई बार जो हिंदी को इम्पोज करने की बात आती है वो हिंदुत्व से आती है, हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड होके आती है, इसलिए भी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है विभिन्न राज्यों में, विभिन्न कल्चर्स में। और ये कहते हैं कि देखिए रेफरेंडम भी करवाया जाए तो भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हिंदी जीत जाएगी, क्योंकि 60% लोग जो हैं उनकी जिनकी लैंग्वेज जो है हिंदी लैंग्वेज, वो उनकी मेन लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज नहीं है, वो हिंदी को समझ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेन लैंग्वेज उनकी हिंदी नहीं है, तो रेफरेंडम में भी हिंदी हार जाएगी, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद देखो लास्ट में 2-3 आर्ग्यूमेंट और भी हैं एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आर्ग्यूमेंट्स की पूरी भरमार रहे आपके पास, लिखने के लिए बहुत मटेरियल हो। एक तो देखो यूरोपियन आइडिया है ये वन नेशन वन लैंग्वेज वाला। इंडिया में तो हमेशा से डाइवर्सिटी रही है, हमारा इतिहास काफ़ी डाइवर्स रहा है, तो ये वन नेशन वन लैंग्वेज वाला जो आइडिया है ना इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा ये उर्दू का डायमेंशन आप लिख सकते हो। जब पाकिस्तान बना था ना, 2 टुकड़ों में बना था, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बाद में 1971 में बन गया बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान में लोगों की नाराजगी थी ना, उसका एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पे ना उर्दू को इम्पोज किया जा रहा था बंगाली के बजाय। उनकी लैंग्वेज थी बंगाली, लेकिन उर्दू को इम्पोज किया जा रहा था, इस वजह से लोगों में नाराजगी पैदा हुई। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे और बांग्लादेश अलग हो गया। तो खामखा सरकार क्यों प्रयास कर रही है, सही चल रहा है सब कुछ, चलने दें। तो ये भी आर्गुमेंट आप लिख सकते हो। चलते हैं अब आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये देखो श्रीलंकन क्राइसिस से लेसन्स सीखने के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस और इवन जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपको पता है श्रीलंका में बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, मोहताज हो गए हैं बिल्कुल जरूरी वस्तुओं के जैसे गैस, खाना, इसके लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, फ्यूल नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा फ्यूल मिल रहा है। और क्यों श्रीलंका इन क्राइसिस तक पहुंचा वो इशू हमने डिस्कस कर लिया है। 4-5 पॉइंट फिर से अगर आपको रिवाइज करवाऊं, कोविड-19 की महामारी आई जिसकी वजह से टूरिज्म ठप हो गया श्रीलंका में, और बाहर जो लोग गए हुए थे श्रीलंका से काम करने के लिए दूसरे देशों में वो भी वापस आ गए। श्रीलंकन सरकार की पॉलिसीज भी जिम्मेदार हैं, जैसे उन्होंने एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्पोज कर दिया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इम्पैक्ट है ना वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखो एक चीज़ जिस पर आज इस आर्टिकल में फोकस किया गया है जो हमने पहले नहीं डिस्कस किया, वो है फ्रीबी कल्चर। फ्रीबी मतलब मुफ्त में चीज़ें बांटना। देखो ये डेमोक्रेसी की ना सबसे बड़ी दिक्कत है क्या, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन लड़ती हैं ना तो बड़े बड़े वादे कर देती हैं कि हम ये आपको फ्री में देंगे, ये फ्री देंगे। और आप देखो इस बात से भली भांति से परिचित हो, आप रैशनल हो कि ज़्यादातर जो जनता होती है ना वो तो जब उनको वादा किया जाए फ्री में
चीज़ आपको मिलेगी तो जाहिर तौर पे उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करेंगे। हर कोई आपकी तरह इकोनॉमिक्स नहीं समझता ना कि फ्री में अगर दे रही है सरकार तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। आम आदमी को ये चीज़ें नहीं समझ में आती। आम आदमी को ये चीज़ समझ में आती है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने हमें चीज़ फ्री में दी है। और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या जाता है, मतलब उनको इलेक्शन जीतने से मतलब है। उनको लगता है कि इलेक्शन जीत जाएंगे, बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो वादा कर देते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन जुगाड़ देखो होता नहीं है। श्रीलंका में भी सरकार ने यही किया, वादा किया था राजापक्सेज ने कि इलेक्शन जीते तो टैक्स कट कर देंगे। पहले जैसे अप्रोक्सीमेटली टैक्स रेट थी 15%, घटा के कर दी 8% के आसपास। 60,000 करोड़ का नुकसान हो गया, रेवेन्यू आना बंद हो गया श्रीलंका की सरकार को। रेवेन्यू देखो आपको पहले जितना मिल नहीं रहा है, वादे आपने और भी काफी फ्री चीजें देने के कर रखे हैं, तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा, यानी आपका खर्चा ज्यादा आप कर रहे हो, आमदनी आपकी है नहीं। फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ेगा तो जो गैप रह गया है, आपने खर्चा कर दिया 10 रुपए, 8 रुपए आपका रेवेन्यू है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा सरकार कहीं से लोन के तौर पे लेगी। वो लोन इतना बढ़ जाएगा कि उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। श्रीलंका की सरकार के साथ भी वही हुआ, पाकिस्तान की सरकार के साथ भी यही हो रहा है कि वो आईएमएफ के ऊपर पूरी तरह से मोहताज हो चुके हैं। इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत सारे सेक्रेटरीज ने सरकार को चेतावनी दी है। इंडिया में भी फ्री बी कल्चर आपको पता है बहुत ज्यादा है। आपने देखा किस प्रकार से इसमें पंजाब में देखा आपने, आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, जैसे हम 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे और दूसरी तरफ हम हर एक महिला को 1,000 रुपए एक महीने देंगे, ऐसे वादे किए हैं। जबकि देखो फिजिकली देखें तो ये वादे जो है ना इंप्लीमेंट करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि पंजाब के ऊपर ना अभी 3 लाख करोड़ का कर्ज है। 3 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब के ऊपर। ये वादे इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए तो और ज्यादा फंड्स चाहिए। इसीलिए तो पंजाब की सरकार ने हालात को समझते हुए अभी वादों को इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा और टाइम मांगा है। कैग की रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 आते आते पंजाब के ऊपर जो कर्ज है ना 3 लाख करोड़ से बढ़ के 3,37,000 करोड़ हो जाएगा। मतलब सिचुएशन काफी खराब है। देखो सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए ना कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते, और इसलिए सरकारें डरती हैं कि हमारी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना वो खराब हो जाएगी, हमें वोट नहीं मिलेंगे। इस वजह से वो हार्ड स्टेप्स लेते नहीं हैं और सिचुएशन खराब पे खराब होती जाती है। इस आर्टिकल में कुछ एक्सपर्ट्स के नाम लिए गए हैं। वो बोलते हैं देखो फ्री कुछ नहीं होता है, जो चीजें फ्री आपको मिल रही है ना उसके लिए कोई ना कोई तो पे कर रहा है, टैक्स पेयर पे कर रहे हैं उसके लिए। जो चीजें आपको फ्री मिल रही है, सरकार अपने घर से थोड़ी ना पैसा देती है। फ्री चीजें आपको मिल रही है मतलब टैक्स पेयर टैक्स पे कर रहे हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हो सकता था जो आपको फ्री की फॉर्म में मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, इससे जॉब्स पैदा होती हैं, गरीबी दूर होती है। लेकिन वो रास्ता सरकारें नहीं अपनाती, क्योंकि उस रास्ते पर जाके ना जो रिटर्न्स मिलते हैं थोड़े लंबे समय बाद मिलते हैं। सरकारें सोचती हैं डेमोक्रेसी में सिर्फ 5 साल तक, हमें बस किसी भी कीमत पे इस 5 साल के बाद सत्ता में आना है, हमें कोई नहीं लेना देना इकोनॉमी का क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, और भी कई सारे देशों में ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं। हमारे देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, मतलब ऐसे आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा करती है, किसी का पूरा मॉडल ही इस पर डिपेंडेंट है, कोई कम करती है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने भी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम चलाई थी, उसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में। तब भी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि इतना पैसा आप फ्री में दे रहे हो ना, इतने पैसे का यूज करके आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इवन किसानों ने भी कांग्रेस ने भी किसानों के लोन माफ किए थे, तब भी यही बात निकल के आई थी कि लोन माफ अगर आप करोगे तो फिर फर्दर बैंक्स किसानों को लोन ही नहीं देंगे। उनको पता है किसान तो लोन देने वाले हैं नहीं, बाद में माफ कर दिया जाता है, तो किसान उनको, जो बैंक उनको है वो लोन नहीं देंगे, तो पूरी इकोनॉमी इससे गड़बड़ा जाती है पॉपुलिज्म वाले फैसलों से। अब एक एक्सपर्ट तो ये बोल देते हैं देखो जो जरूरी चीजें हैं ना, खाना, फूड, ये बेसिक नेसेसिटी है, इसके बिना बंदा जीवित ही नहीं रह सकता। आप ये जरूर दो, बाकी आप सारी चीजें फ्री में मत दो। फ्री में सारी चीजें दोगे तो आप लोगों को मोटिवेशन ही नहीं आएगा काम करने का। लोग काम नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्री में देने से उनके पास जो वो कमाते हैं इनकम बचेगी, वो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी इससे बूस्ट होगी, लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि सब कुछ अगर फ्री में मिल रहा है तो वो काम नहीं करेंगे, और काम करेंगे भी तो पैसा कमाएंगे, कोई जरूरी नहीं ना वो खर्च करेंगे, हो सकता है वो सेव कर लें। तो ये चीजें हैं, ये दूसरा व्यू है। हर प्रकार का व्यू हमने डिस्कस किया।
हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।